हेलो बच्चों। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं भाई आपका बायोलॉजी एडुकेटर गंगा एकेडमी की तरफ से। आज हम करेंगे बच्चों अपना री नीट की जो प्लेलिस्ट है उसमें अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉग। फ्रॉग बच्चों एक नया टॉपिक है नीट के लिए, पिछले 1-2 साल से ये ऐड हुआ है, तो इससे चांसेस हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब कि आपका 10 से लेके 15 नंबर के बीच का कंटेंट यहाँ से आपको मिल सकता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्द इसको कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। फ्रॉग के बारे में सारी चीजें सीखते हैं। बोले फ्रॉग आर जनरली फाउंड नियर फ्रेश वाटर और वेरी डैम्प प्लेसेस ऑन द लैंड। बोले ये एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन मानते हैं। एम्फीबियन का मतलब क्या है? जो दो जगह पे सरवाइव कर सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। ये या तो फ्रेश वाटर में या समुद्र में नहीं मिलता, या फिर डैम्प सॉइल में, ऐसी मिट्टी जो कि गीली है जिसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है ना। दे बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया। कहाँ कंसीडर किए इनको? एम्फीबिया नाम के क्लास में, फाइलम कोर्डेटा में और एनिमल किंगडम के अंदर। इंडिया में जो सबसे कॉमनली फ्रॉग मिलता है उसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। अब बात करते हैं लोकोमोशन की। तो फ्रॉग भाई दो प्रकार से लोकोमोशन करता है, या तो जंप करता है भाई, या फिर क्या करता है? स्विम करता है। स्विमिंग के दौरान तो इसके जो पीछे के दो पैर है ना, जिनको हम बोलते हैं हिंड लिम्स, उनकी मदद से बहुत तेजी से स्विम करता है, क्योंकि हिंड लिम्स में ना वेब मिलते हैं। ऐसे ये देखो बीच में स्किन मिलती है डिजिट्स के बीच में। और जब ये लीप करता है, जंप करता है, तब इसके जो फोर लिम्स आगे के हाथ पैर हैं भाई, है ना, वो शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करते हैं। जितना भी फोर्स आएगा, जितना भी प्रेशर आएगा, जितना भी शॉक है, वो सारा सारा एब्जॉर्ब कौन कर लेंगे भाई? आगे के फोर लिम्स। और ये एक बार में 1.5 टू 2 मीटर लंबा क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं। फीडिंग, जो फ्रॉग है वो कार्निवोर है। कार्निवोर का मतलब ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है, छोटे मोटे और जो ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। कैसे खाएगा? इसके पास एक टंग है भाई, स्टिकी सी, मुंह के अंदर रखता है। जब भी इसको कोई अपना प्रे नजर आ जाएगा, इसको टंग को बहुत तेजी से बाहर निकालेगा। बाइफेड है इसकी टंग, इस प्रकार की है ना। और ये चिपका के ले आए किसी भी इंसेक्ट को या छोटे मोटे इसके प्रे को, और ये इसको डायरेक्टली सोलो कर जाता है, चबाता नहीं है भाई, है ना। Adult frogs are carnivores. Their food consists of many living insects, worms, mollusks, tadpoles, which are caught by sudden flip of its large protrusible का मतलब जिसको आप बाहर निकाल सकते हो और अंदर खींच सकते हो। स्टिकी टंग, है ना। और भाई ये क्रोकिंग भी करता है। मेंढक की जो आवाज है ना, स्पेसिफिक आवाज निकालता है जो मेंढक, उसको क्रोकिंग बोलते हैं। और ये आमतौर पे मेल फ्रॉग निकालता है रिप्रोडक्शन के लिए। कब निकालता है? रिप्रोडक्शन के लिए, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन या रेनिंग सीजन। मेंढक जो है वो शो करता है हिबरनेशन और एस्टाइवेशन। मेंढक क्या है? आपको पूरे साल नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही नजर आएगा। जब एक्सट्रीम विंटर आएंगी, ये तब भी मिट्टी के नीचे जाके छिप जाता है, सो जाता है, चुपचाप बैठ जाता है, सांस लेना तक बंद कर देता है लंग्स के रास्ते। जब बहुत ज्यादा गर्मी आएगी, समर आएंगे, उस टाइम पे भी मिट्टी के नीचे जाके दुबक के बैठ जाएगा। मगर जब बारिश आएगी तब एक्टिव हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, दोबारा फिर जाके छिप जाते हैं। तो विंटर में जब ये सो जाता है, विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हिबरनेशन। विंटर स्लीप क्या है? हिबरनेशन। सर्दियों में चुपचाप जाके बैठ जाना, सो जाना, ना खाना खाना भाई, ना मूवमेंट करनी, ना प्रे करना, शिकार वगैरह करना, प्रेडेशन करना, सब कुछ बंद कर देते हैं। उसको विंटर स्लीप को हिबरनेशन बोलते हैं। ऐसे ही समर स्लीप में इन एक्टिविटी ड्यूरिंग द समर्स आर नोन एज एस्टाइवेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रॉग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा सर्दी में या बहुत ज्यादा गर्मी में अगर ये बाहर निकलेंगे ना, इनकी बॉडी का टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, जिसकी वजह से इनकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है भाई। तो ये सुटेबल सही टेम्परेचर में बाहर आते हैं, इसी को बोलते हैं हिबरनेशन एंड एस्टाइवेशन। उसके बाद है मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है किसी की नकल करना। अब ये मेंढक क्या करते हैं कि अपनी स्किन के कलर को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में अगर ग्रीन कलर है तो अपनी बॉडी का कलर कैसा कर लेंगे? ग्रीन कर लेंगे। बैकग्राउंड में अगर इस प्रकार का कलर है देखो, तो अपनी बॉडी का कलर भी चेंज कर लिया भाई। जैसा बैकग्राउंड का कलर वैसा ही बॉडी का कलर, इसी चीज को मिमिक्री बोलते हैं। और खास तौर पे जब आप बैकग्राउंड के कलर के साथ मर्ज हो जाते हो, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि जो बड़े प्रीडेटर हैं उसको आसानी से आइडेंटिफाई ना कर पाए, लोकेट ना कर पाए। अगली चीज है सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब है जो मेल और फीमेल फ्रॉग है ना, उनको आप बाहर से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मेल है और ये फीमेल है। इसी चीज को बोलते हैं सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। जो मेल है ना, मेल, उसकी जो फोर लिम्स की इंडेक्स फिंगर है, उसके पास अलग से पैड्स मिलते हैं, न्यूक्लियल पैड बोलते हैं, जो कि फीमेल के साथ अटैचमेंट में मदद करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन।
और जो मेल है वो क्रोक भी बहुत लाउडली करता है, बहुत बड़ी आवाज निकालता है, लाउड वॉइस निकालता है भाई। पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें बताई। मेल्स आर जनरली स्मॉलर, मेल छोटे हैं और जो फीमेल है वो थोड़ी बड़ी हैं, मगर जो मेल है वो डार्क कलर के हैं फीमेल के कंपैरिजन में। मेल क्रोकिंग की आवाज भी ज्यादा निकालते हैं। मेल्स के पास कोपुलेटरी पैड या न्यूक्लियल पैड होते हैं, कहां पे, उन इनर फिंगर या इंडेक्स फिंगर ऑफ फोरलिम्स, फोरलिम्स की जो पहली फिंगर है उसके ऊपर भाई। स्मॉल साइज है, डार्क इन कलर है, लाउड क्रोकिंग है, कोपुलेटरी पैड्स मिलते हैं। फीमेल्स लार्ज हैं, लाइटर इन कलर है, वोकल से absent है तो साउंड बहुत तेज नहीं निकाल सकती, और कोपुलेटरी पैड्स भी इनके पास नहीं मिलते। क्या काम आते हैं कोपुलेटरी पैड्स भाई? अटैचमेंट में मदद करते हैं मेल और फीमेल को। उसके बाद है मोर्फोलॉजी, कि ये बाहर से कैसा नजर आता है। फ्रॉग भाई डोर्सो और वेंट्रल, डोर्सल और वेंट्रल साइड से थोड़ा सा पिचका रखा है। द बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड एंड समवट ओवल, ओवल शेप का है ना। और इसका जो हेड है वो लगभग ट्राइंगुलर है, बिल्कुल ऐसा ट्राइंगल नुमा सा हेड है भाई। कलर ऑफ फ्रॉग, डोर्सल साइड से इसकी बॉडी का कलर है ओवल ग्रीन, ओलिव ग्रीन, है ना, जिसके ऊपर इरेगुलर स्पॉट्स मिलते हैं, और वेंट्रल साइड से पेल येलो कलर का है भाई। स्किन कैसी है? थिन है, मॉइस्ट है, स्लिपरी है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड मिलती है जो कि लगातार म्यूकस सिक्रीट करती है ताकि इसकी स्किन थोड़ी मॉइस्ट रहे। मॉइस्ट स्किन के फायदे क्या होंगे कि ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर पाएगा, गैसेस एक्सचेंज कर पाएगा। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग है ना पानी को माउथ के रास्ते नहीं पीता भाई, ये क्या करता है स्किन के रास्ते एब्जॉर्ब कर लेता है, बट इंस्टेड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर स्किन। बॉडी ऑफ फ्रॉग कैन बी डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, फ्रॉग की बॉडी को आप हेड और ट्रंक दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ये हेड और पीछे की सारी बॉडी को क्या बोलोगे? ट्रंक बोलोगे, जिसके पास इसके पैर वगैरह हैं। इसमें नेक और टेल नहीं मिलती, जो इसका लार्वा है उसके पास है ये दोनों चीजें भाई। अब इसकी मोर्फोलॉजी में सबसे पहले करते हैं हेड। हेड है भाई फ्लैट, ट्रायंगुलर है आउटलाइन में, आगे से ब्लंट है एंटीरियर साइड से, और पीछे वाली साइड कहां जाके जुड़ जाएगी? सीधा ट्रंक में जुड़ जाएगी। टू स्मॉल ओपनिंग, आगे की तरफ माउथ है टर्मिनल पोजीशन में, माउथ के जस्ट ऊपर हैं दो स्मॉल ओपनिंग जो कि क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हैं, जिनके रास्ते ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगी। टू वेरी लार्ज स्पेरिकल प्रोट्रूडिंग आईज आर सिचुएटेड डोर्सो लेटरली, थोड़ा सा पीछे की तरफ, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ और साइडों में। कितनी आईज है? दो आंखें भाई, कहाँ है? हेड के टॉप पे है। आंखों के पीछे मिलेगी भाई ओल, अच्छा आंखों में एक और बात बता देते हैं, दो प्रकार की आईलिड्स हैं। एक तो नॉर्मल वाली अपर और लोअर आईलिड। अपर आईलिड तो है इसकी फिक्स इमूवेबल, लोअर आईलिड है इसकी मूवेबल। और जो इसकी लोअर आईलिड है यहाँ से एक नई मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है जिसको निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो मेम्ब्रेन वाटर के अंदर आइज की प्रोटेक्शन करती है। इस आई एज ए थिक पिगमेंटेड ऑलमोस्ट इमूवेबल अपर आईलिड, ऊपर की आईलिड जो इंसानों में मूवेबल है वो तो इसमें इमूवेबल है। ए थिन सेमी ट्रांसपेरेंट फ्रीली मूवेबल लोअर आईलिड, नीचे वाली कैसी है? मूवेबल है भाई। फ्रॉम द लोअर आईलिड अराइज ए ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलिड कॉल्ड निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन इस डायरेक्शन में चलती है और आईज की वाटर के अंदर प्रोटेक्शन करती है। हर एक आई बोल के और थोड़ा पीछे की तरफ है टिम्पेनम, मतलब कि मिडल ईयर की ओपनिंग, जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं भाई, इनके पास ईयर पिन्ना नहीं है। टिम्पेनम है या ईयर ड्रम है, जो कि कैसा है? सर्कुलर पैच है स्किन के पीछे, स्किन के ऊपर, कहाँ? आंखों के पीछे। क्या कह रहा है भाई? हाँ, ये डायग्राम दिखा रखा है भाई। ये पीछे के पैरों को बोलते हैं हिंड लिम्स, आगे के पैर हैं फोर लिम्स। माउथ है इसका ट्रायंगुलर, माउथ में टर्मिनल पॉइंट पे आगे की तरफ है भाई, हेड में आगे की तरफ क्या है? माउथ। माउथ से जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलेंगे क्या है? नोस्ट्रिल है। और थोड़ा डोर्सल साइड पे और लेटरल साइड पे चलेंगे क्या है? आंखें। आंखों के थोड़ा सा पीछे और क्या है? यहाँ पे टिम्पेनम है। ये सब चीजें हैं भाई। उसके बाद है ट्रंक, ये हेड के बाद जितना भी पोर्शन बच गया इसको ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। हेड जो है वो ज्वाइन हो जाता है किसके साथ? फ्लैट ओएड ट्रंक के साथ। द ट्रंक बियर टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, ट्रंक के ऊपर क्या है? दो पेयर में लिम्स है, एक फोर लिम्ब है एक हिंड लिम्स है भाई। विच हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड ब्रोइंग, बिल बनाना है भाई अपना, जंप करना है, भागना है, दौड़ना है, उन सब में स्विमिंग करनी है, कौन मदद करेंगे? इसके लिम्स। फोर लिम्स, फोर लिम्स थोड़े से अलग है हिंड लिम्स के मुकाबले, एक तो ये छोटे हैं, कम पावरफुल हैं, इनमें वेब्स नहीं मिलते उंगलियों के बीच में, स्किन की लेयर नहीं मिलती, ये जंपिंग के टाइम पे शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और भाई इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी कम ज्यादा है, यहाँ पे थंब नहीं है, मतलब कि टोटल चार ही डिजिट है, चार ही उंगलियां हैं बोले।
दे अराइज एंटीरियरली, आगे की ऊपर वाली साइड से शुरू होते हैं, जस्ट बिहाइंड द हेड। ईच फोरलिम्ब हैज अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड। और इसमें कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है। यहाँ पे थंब क्या है? अब्सेंट है। और फोर लिम्स की जो इंडेक्स फिंगर है उस पे, इंडेक्स फिंगर पे क्या मिलते हैं? पैड मिलते हैं, जिनको कोपुलेटरी पैड या न्यूक्लियल पैड बोलते हैं, जो फीमेल के साथ अटैचमेंट में, क्लेस्पिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेल फ्रॉग का। ये दिखाया है भाई, अपर आर्म है, फोर आर्म है, रिस्ट है और हैंड है भाई। ये आप दिखाया भाई इसका। और ये इसका कोपुलेटरी पैड है। ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, मगर इसी प्रकार का एक पैड है जो कि फीमेल के साथ अटैचमेंट में, रिप्रोडक्टिव सीजन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब है हिंड लिम्स, ये पीछे के जो पैर है, ये तो थी एंटीरियर साइड, ये है पोस्टीरियर साइड। तो हिंड लिम्ब कहाँ मिले हैं? पोस्टीरियर साइड पे मिले हैं। ज्यादा बल्की है, मस्कुलर है, ज्यादा पावरफुल है भाई। दे आर मच इलोंगेटेड, पावरफुल, अराइज क्लोज टुगेदर पोस्टीरियरली फ्रॉम द ट्रंक। कहां से निकलते हैं? ट्रंक की पोस्टीरियर साइड से निकलते हैं। हिंड लिम्स आर लार्ज एंड मस्कुलर, ये बहुत ज्यादा मस्कुलर और लार्ज है। किसके कंपैरिजन में? फोर लिम्स के। यहाँ पे टोटल 5 डिजिट हैं। ऊपर कितने डिजिट थी? 4। ऊपर थंब नहीं था, यहाँ थंब प्रेजेंट है भाई। टोटल 5 डिजिट है। और उनके बीच में वेब मिला है, स्किन की एक लेयर मिलेगी, जैसे यहाँ दिखा रखा है। बीच में स्किन की क्या है? लेयर है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगी भाई। अब है एनाटॉमी, अलग अलग इसके सिस्टम्स की स्टडी करेंगे भाई। एक की फैक्ट दिखाया है, बोला कि एक फ्रॉग, इसको बोलते हैं ग्लास फ्रॉग। इसकी बॉडी है ना भाई, ट्रांसल्यूसेंट है, कुछ अमाउंट में लाइट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट सा नजर आता है। इसके अंदर के बॉडी ऑर्गन्स को आप देख पाओगे। ये डायग्राम भी दिखाया है, अंदर के बॉडी ऑर्गन्स इसके नजर आते हैं। इसका नाम क्या है? ग्लास फ्रॉग। सबसे पहले है बच्चों इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फ्रॉग तो कार्निवोर ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट है भाई। दूसरी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है क्योंकि ये कैसा है? कार्निवोर है भाई। इसका पहला पार्ट क्या है? माउथ। माउथ एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट है भाई, है ना। और माउथ के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी? बक्कल कैविटी स्टार्ट हो जाएगी। बक्कल कैविटी के बाद सीधा है इसोफेगस। अब इसके पास नेक तो है नहीं, तो इसोफेगस बहुत छोटी है और फूड को कहां ले जाएगी? सीधा स्टमक में। कहां लेके जाएगी? स्टमक में। बिकॉज द नेक इज एब्सेंट, इसोफेगस इज ओनली ए शॉर्ट ट्यूब दैट लीड टू द स्टमक। ये फूड को कहां ले जाएगी? स्टमक में ले जाएगी। स्टमक में बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड है और ऑक्जेंटिक सेल से यहाँ पे एचसीएल प्रोड्यूस किया जाता है, और पेप्सिनोजन या पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। जो इंसेक्ट अब ये कैप्चर करेगा ना, उसको डायरेक्टली इनगल्फ कर जाएगा, स्टमक में ले जाएगा, लिविंग कंडीशन में जीवित इंसेक्ट को ही ले जाएगा। तो उसको मारने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम सबसे पहले कहाँ होएगा? स्टमक में होएगा। ये बॉडी में थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड पे है। स्टमक लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कैविटी, इट इज लार्ज ब्रॉड एंटीरियर पार्ट। अब स्टमक के दो हिस्से बनाए, जो शुरुआत में है उसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं, जो लास्ट है पोस्टीरियर साइड पे है उसको पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। पाइलोरिक स्टमक से स्टार्ट हो जाएगी इंटेस्टाइन। कार्डिक जो स्टमक है उसमें आके उत्पन्न होती है कौन भाई? ईसोफेगस। ईसोफेगस आई कहां जाके जुड़ेगी? कार्डिक स्टमक से। फिर नीचे का जो पार्ट है स्टमक का उसको पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी? इंटेस्टाइन। यहाँ पे बच्चों पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हैं और सेल्स हैं, ये क्या सीक्रेट करती हैं? एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब है इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्टमक से स्टार्ट होगी। इसके टोटल 3 पार्ट हैं, ड्यूडिनम, इलियम और रेक्टम। ड्यूडिनम में बच्चों कॉमन बाइल डक्ट आके ओपन होएगी। लीवर और पेनक्रियाज अपना अपना सीक्रेशन डायरेक्टली कहां डंप कर देते हैं? ड्यूडिनम में। तो डाइजेशन ऑफ फूड कहां टेक प्लेस होएगा? ड्यूडिनम में। फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो एब्जॉर्प्शन होना है वो कहां होना है? इलियम में। इलियम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको विलाई बोलते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उठा के ब्लड में डाल देती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर कहां करेंगे? रेक्टम में। और रेक्टम जाके ओपन हो जाए क्लोएका मेन के पास। क्लोएका मिलती है भाई। क्लोएका क्या है? कॉमन ओपनिंग है किस किस की? डाइजेस्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो रेक्टम में तो अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडिनम में कॉमन बाइल डक्ट आती है लीवर से और पेनक्रियाज से। लीवर बनाएगा बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करवाया है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर से डक्ट आएगी कॉमन बाइल डक्ट, जो क्या लेके आई है? बाइल जूस लेके आई है। इट रिसीव बाइल फ्रॉम गोल ब्लैडर। और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाता है, पेनक्रियाटिक जूस में डालता है। वो पेनक्रियाटिक जूस कॉमन बाइल डक्ट की मदद से कहां आएगा? ड्यूडेनम में आएगा। तो पेनक्रियाटिक जूस भी आया, बाइल जूस भी आया,
किसके रास्ते आया, कॉमन बाइल डक्ट के रास्ते आया, इसी को बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए, पेनक्रियाटिक वर्ड पेनक्रियाज के लिए, दोनों की कॉमन एक ही पाइप आती है ड्यूडेनम की तरफ, इसलिए इसका नाम क्या है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद है इलियम। ड्यूडेनम में डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो गया, भोजन को डाइजेस्ट कर लिया। अब जो कॉम्प्लेक्स फूड था, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन थे या फिर फैट थे, उनका डाइजेशन हो चुका है, ग्लूकोज डेवलप हो चुका है, अमीनो एसिड आ चुके हैं, लिपिड्स वगैरह बन चुके हैं। अब इनका एब्जॉर्प्शन करना बाकी है। एब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा, इलियम, क्योंकि इलियम में क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको विलाई बोलते हैं। ये विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। अब एक तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से लेके यहां तक ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया कई ज्यादा बढ़ जाता है। एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो तो सरफेस एरिया सिर्फ इतना है। अगर इसको मैं स्प्लिट करवा दूं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बनाऊं, तो ये सरफेस एरिया बहुत ज्यादा टाइम्स क्या हो चुका है, बढ़ चुका है भाई। इसी वजह से विलाई मिलती है इसमें, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और यहाँ भोजन को सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम चलता है। उसके बाद है रेक्टम, लास्ट पार्ट है, क्लोइका में जाके ओपन होएगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन यही करते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्परेरीली यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं भाई। डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो मेन ग्लैंड है, एक तो पेनक्रियाज है, एक लीवर है। लीवर बनाता है बाइल जूस या फिर बाइल सोल्ट, जो कि फैट के डाइजेशन में मदद करेंगे। पेनक्रियाज बनाता है एंजाइम्स, तीन चार एंजाइम्स बनाता है, उनकी मदद से क्या होएगा, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का डाइजेशन होएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है भाई। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया है। एक दिखाया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब क्या है, ये जो ईसोफेगस है ना, ये सारी सारी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। अगर फूड यहाँ है तो थोड़ा सा ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फूड थोड़ा कहाँ जाएगा, नीचे। फिर यहाँ फूड आया तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करवाए, फूड थोड़ा और नीचे, फिर यहाँ से। तो एक रिदम में कॉन्ट्रेक्शन होती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, ऊपर से रिलैक्स होती जाएगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, ऊपर से रिलैक्स होती जाएगी, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसकी वजह से फूड हमेशा आगे की तरफ ही मूव करता है, वापिस बैक फ्लो नहीं आता फूड का भाई। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले फूड को क्या करना है, इंजेस्ट करना है। फ्रॉग क्या करता है, अपनी टंग की मदद से इंसेक्ट को या किसी भी अदर एनिमल को कैप्चर कर लेता है, और उसको बॉडी के अंदर ले आता है, बक्कल कैविटी में ले आता है, यहाँ से उसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, कुटक लेता है भाई। इनगल्फिंग के दौरान ये अपनी आंखों को भी, आई बॉल को भी पीछे की तरफ खींच लेता है, ताकि फूड पाइप में और ज्यादा रास्ता डेवलप कर सके भाई, स्पेस को वाइड कर पाए, है ना। तो इंजेशन, फ्रॉग फेड्स ऑन insect worm mollusk, the prey is captured by rapid flaking action of prehensile bilobe tongue and swallowed whole। बोले कि जो प्रे है, शिकार है, उसको सारे सारे को ऐसे कैसे जीवित फॉर्म में नीचे की तरफ ले जाते हैं भाई। बक्कल कैविटी टू स्टमक, इट पासिस डाउन द ईसोफेगस, ईसोफेगस के रास्ते बक्कल कैविटी से इस इंसेक्ट को कहां ले जाएंगे, स्टमक में ले जाएंगे। स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक जूस है और HCl है, जो कि इसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, पार्सली डाइजेस्ट करते हैं। अब स्टमक में वो फूड जो कि पार्सली डाइजेस्ट हो चुका है, उसको काइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइम। Partially digested food present in the stomach is known as chyme. The liquefied semi-digested acidic food is called chyme, which passes down from the stomach to duodenum। अब स्टमक से इस काइम को कहाँ भेजा जाएगा, ड्यूडेनम में भेजा जाएगा भाई, जहां इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, किस किस की मदद से, पेनक्रियाटिक जूस की मदद से और बाइल जूस की मदद से। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, बाइल जूस में भाई देखो, स्टमक से फूड आया है ड्यूडेनम में, तो स्टमक में था HCl, तो ड्यूडेनम में जो फूड आया वो कैसा आया है, एसिडिक आया है। इस एसिडिक फूड को कैसा करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो बाइल जूस एक तो न्यूट्रलाइजेशन करवाता है, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन कर देते हैं। साथ ही साथ जो बाइल जूस है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। एब्जॉर्प्शन, अब इलियम जो पार्ट है ना, उसमें बड़े बड़े भाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको विलाई बोलते हैं, वो क्या करते हैं, फूड का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। फिर है ईजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रेक्टम के रास्ते कहां ले जाएंगे, क्लोएका में ले जाएंगे, और क्लोएका के रास्ते उसको कहां निकालते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं बच्चों। व्हेन फ्रॉग swallow its prey it blinks, बोले जब प्रे है ना, सॉरी, फ्रॉग अपने प्रे को swallow करता है तो ये ब्लिंक करता है। which pushes its eyeball down on the top of the mouth to help push the food down its throat। बोले ये अपनी आंखों को नीचे की तरफ ले आता है, अंदर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से फूड जो अटका हुआ है ना, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और वो कहाँ चला जाएगा, बक्कल कैविटी में या फिर स्टमक में चला जाएगा, सीधा सीधा भाई। तो आई बॉल्स की मूवमेंट करवाता है इनगल्फिंग के दौरान। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है गैसियस एक्सचेंज करने वाला सिस्टम। इसके पास तीन प्रकार का रेस्पिरेशन है भाई। एक तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जब फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन आमतौर पे तब करता है जब ये विंटर स्लीप में या समर स्लीप में होता है। उस टाइम पे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर देता है, खाना पीना बंद कर देता है, और तो और लंग्स के रास्ते सांस लेना भी छोड़ देता है ना। इसी को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसके थ्रू है? रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए आपकी स्किन होनी चाहिए भाई मॉइस्ट। और इसकी स्किन कैसी है? मॉइस्ट, क्योंकि स्किन में है म्यूकस ग्लैंड। हिबरनेशन और एस्टाइवेशन में कौन सा रेस्पिरेशन मिलेगा? क्यूटेनियस। दूसरा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है भाई लंग्स की मदद से। किसकी मदद से? लंग्स। जब ये फ्रॉग है ना भाई लैंड पे, मिट्टी पे, उस टाइम पे ये करता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एक तो हिबरनेशन और एस्टाइवेशन में, और दूसरा जब ये वाटर के अंदर है। किसके अंदर है? वाटर में है भाई। ठीक है, दो जगह पे हिबरनेशन एस्टाइवेशन में और वाटर में तो करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब ये मिट्टी के ऊपर तब करेगा लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन। इसी को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके पास टोटल दो लंग्स हैं, नाक के रास्ते सांस लेगा और भाई एयर को इनहेल करके उसमें जितनी भी ऑक्सीजन है उसको खींच लेगा, बाद में उसमें क्या डाल देता है? CO2, और एयर को एक्सेल कर देता है, बाहर निकाल देता है भाई। और लंग्स में क्या मिलती हैं? सेल्स मिलते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को उठा के ब्लड में डाल देंगे। उसके बाद है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। इसकी बक्कल कैविटी में थोड़ा सा अंदर जाएंगे, यहाँ पे फेरिंग्स है। क्या है? फेरिंग्स। ये एयर को यहाँ ले आता है और यहीं से ऑक्सीजन को उठा लेता है, और यहीं से क्या डाल देता है? इसमें CO2 डाल देता है। इसी को बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ऑन लैंड द फ्रॉग फिल्स इट बक्कोफेरेंजियल कैविटी विद द एयर थ्रू द नोस्ट्रिल। नाक के रास्ते एयर ले लेगा, एयर कहाँ जाएगी? बक्कल कैविटी में आ जाएगी। गैसेस एक्सचेंज थ्रू द लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी एंड देन एक्सपेल्ड आउट। और उसको बाद में कहाँ कर देंगे भाई? एक्सचेंज करवा के ऑक्सीजन का और CO2 का बाहर निकाल देंगे। दिस हेल्प्स इन रेस्पिरेशन स्पेशली व्हेन द फ्रॉग इज एट रेस्ट। जब फ्रॉग रेस्ट में होता है तब ये मदद करता है इस प्रकार से। ड्यूरिंग हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। अगला टॉपिक है बच्चों इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर ब्लड और हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करते हैं भाई। यहाँ पे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो है क्लोज टाइप का, मतलब कि ब्लड है ना डायरेक्टली नहीं चलता बॉडी में। कहाँ चलता है? ब्लड वेसल्स के अंदर चलता है भाई। इसके पास हार्ट, आर्टरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम है, ब्लड है। इसके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है, मतलब कि लिम्फ वगैरह मिलता है, लिम्फ वेसल्स मिलते हैं, सारी चीजें हैं भाई। और इनका मेन काम क्या है? बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड्स हैं, फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सब चीजों का क्या करवाना है? ट्रांसपोर्ट करवाना है एक जगह से दूसरी जगह। वो कौन करवाएगा? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके हार्ट से। हार्ट है बच्चों इनमें 3 चैम्बर, मतलब कि 2 तो हैं ओरिकल, एक है वेंट्रिकल। ये हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, कार्डियक मसल्स का बना होता है, विच लाई मिड वेंट्रली, वेंट्रल साइड पे, मतलब आगे की साइड पे, और बीच में है ना, इनसाइड द एंटीरियर ट्रंक रीजन, ऊपर की तरफ बीच में आगे वाली साइड पे है। इसको हार्ट को कवर करके रखती हैं 2 लेयर जिनको बोलते हैं पेरिकार्डियम। इंसानों में भी है इसी प्रकार से। विद इन ए ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्स है कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट कितने चैम्बर्ड है? 3 चैम्बर्ड है। 2 एट्रिया है, 2 ओरिकल है, और एक वेंट्रिकल है भाई। वेंट्रिकल तो पोस्टीरियर साइड पे नीचे की तरफ है, पोस्टीरियर का मतलब नीचे, ऊपर की तरफ है एंटीरियर साइड पे 2 एट्रिया या ओरिकल। द हार्ट ऑफ फ्रॉग हैज एडिशनल 2 चैम्बर। इसके पास 2 अलग से चैम्बर भी हैं। जो ओरिकल्स है उनके पास तो मिलेगा साइनस विनोसस, और वेंट्रिकल्स के पास मिलेगा ट्रंकस आर्टरियोसस। साइनस विनोसस जो दिखाया है इसे थिन वॉल ट्रायंगुलर चैम्बर अटैच डोर्सली टू द हार्ट, पीछे वाली कमर वाली साइड पे अटैच है। इट ओपन्स इनटू द राइट लार्ज एट्रियम। और ये कहाँ के ओपन होता है? इसके अंदर से सारा सारा ब्लड कहाँ आएगा? एट्रियम में आएगा। कौन से में? राइट में। मतलब पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है कौन? साइनस विनोसस भाई। और कहाँ डाल देगा? राइट एट्रियम में डाल देगा, पीछे की तरफ से। ये हार्ट की स्ट्रक्चर दिखाई है बच्चों। उसके बाद है ट्रंकस आर्टरियोसिस। साइनस विनोसिस के बाद ट्रंकस आर्टरियोसिस। साइनस विनोसिस तो पीछे की तरफ था डोर्सल साइड पे, ये है वेंट्रल साइड पे, और नीचे जो वेंट्रिकल है उसके साथ अटैच है। इसके अंदर सारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेंट्रिकल से, या फिर टोटल जितना भी ब्लड है ना जो वेंट्रिकल्स में है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो सारा सारा किस में डाल देंगे? ट्रंकस आर्टरियोसिस में डाल देंगे। और ये आगे चल के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तो लंग्स की तरफ ब्लड को भेज देगा ताकि ऑक्सीजनेशन करवा सके, दूसरा पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करवा देता है।
ट्रंकस आर्टरियोसिस अराइज एंटीरियरली फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द वेंट्रिकल। एंटीरियर साइड पे ऊपर की तरफ है, और वेंट्रल साइड पे मतलब फ्रंट साइड में, किससे? वेंट्रिकल से। इट इज ए ट्यूबुलर चैम्बर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट से वेंट्रल साइड पे आगे की तरफ है भाई। द ओपनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स किस में ओपन हो जाते हैं? ट्रंकस आर्टरियोसिस में। इस गार्ड बाय 3 सेमिल्यूनर वाल। जो वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टरियोसिस में ब्लड आता है उसको गार्ड करते हैं 3 सेमिल्यूनर वाल, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोका जा सके। अब है ब्लड सर्कुलेशन। राइट एट्रियम है ना जो राइट साइड पे है, उसमें ब्लड आया है कहां से? साइनस विनोसस से, है ना। कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। वहीं जो लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट ओरिकल है, इसमें ब्लड आता है लंग्स से, कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द साइनस विनोसस व्हिच इन टर्न रिसीव ब्लड फ्रॉम द मेजर वीना कावा। वेन्स है ना, जो मेजर वेन है, वीना कावा पूरी बॉडी से चल के आते हैं, वो ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां डाल देंगे? साइनस विनोसस में। उससे कहां जाएगा? राइट एट्रिया में जाएगा भाई। वाइल द लेफ्ट एट्रियम उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन लेके आते हैं कहां से? लंग्स से लेके आएंगे भाई। बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। दोनों ये दोनों एट्रिया कहां डालते हैं ब्लड को? वेंट्रिकल में। एक ही है वेंट्रिकल विच ओपन्स इनटू द ट्रंकस आर्टरियोसिस। जो ब्लड को कहां डाल देगा? ट्रंकस आर्टरियोसिस में डाल देगा। अब ट्रंकस आर्टरियोसिस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। अब ये बॉडी में जितना भी सर्कुलेशन है, ये किसकी मदद से है? हार्ट की पंपिंग की वजह से पॉसिबल है। वेरियस चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय द वाल्व्स टू कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। बोले हार्ट में बहुत सारे चैम्बर्स में क्या वाल्व लगे हैं ताकि इसके बैक फ्लो को रोका जा सके। अगला है बच्चों एट्रियल सिस्टम। आर्टरीज का जो सिस्टम है उसको एट्रियल सिस्टम बोलते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कहां से शुरू होंगी? ट्रंकस आर्टरियोसिस से स्टार्ट होंगी। एट्रियल सिस्टम इज फ्रॉग बिगन्स विद द ट्रंकस आर्टरियोसिस। कहां से स्टार्ट हो जाते हैं? ट्रंकस आर्टरियोसिस से। जो कहां से ब्लड को रिसीव करता है? वेंट्रिकल से। The truncus arteriosus divided into left and right branches, each of which subdivided into vessels। जो कि आर्टरीज में, बहुत सारी आर्टरीज में क्या हो जाता है? फर्दर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है वीनस सिस्टम। जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है वो दो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक गई लंग्स की तरफ, दूसरी गई बॉडी की तरफ। सबको क्या मिल गया? ब्लड मिल गया। अब जो लेफ्ट साइड में गई थी ना, वो लंग्स के पास गई है। लंग्स जो है अब CO2 को डाल लेते हैं, ऑक्सीजन डाल देते हैं। अब लंग्स से ब्लड को कैरी करके ले आएगी पल्मोनरी वेन। कहाँ आएगी बच्चों? सीधा आपके लेफ्ट एट्रिया में आएगी, और पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके आएंगी वीना कावा। कहाँ आएंगी? साइनस विनोसस में आएंगी। इन सबको मिला ले तो इसी को क्या बोलते हैं? वीना सिस्टम बोलते हैं। इट इंक्लूड्स वेन्स और दोज ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड टू द हार्ट। ये सारी सारी वो ब्लड वेसल हैं जो कि ब्लड को कहाँ लेके आती हैं? हार्ट की तरफ लेके आती हैं। एक तो पल्मोनरी वेन लंग से शुरू हुई है और लेफ्ट एट्रिया में आएगी। दे कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टू लंग्स एंड ओपन डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रिया। वीना का पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और साइनस विनोसिस में डाल देंगी। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कंप्लीट बॉडी पार्ट्स टुवर्ड द हार्ट। एक रीनल पोर्टल सिस्टम है, एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिंड लिम्स की तरफ से जितना भी ब्लड आएगा, कहां से? हिंड लिम्स। नीचे जितने भी पैरों से जितना भी ब्लड आता है वो आएगा पहले किडनी के पास। इसको जाना तो चाहिए था किसके पास? सीधा हार्ट के पास। मगर ये हार्ट के पास ना जाके किसके पास आया? किडनी के पास आया। किडनी के अंदर से नाइट्रोजन वेस्ट को अलग कर लेती है, और फिर किडनी इस ब्लड को भेज देती है भाई कहां पे? साइनस विनोसस में। इसी को बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। Renal portal vein carry deoxygenated blood from lower part of the body like hind limbs, gonads, spleen to the kidney। कहाँ लेके आती है? किडनी में लेके आती है। The blood from the hind part of the body containing urea and uric acid are filtered in the kidney। और बोले यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करती है किडनी। Before the blood goes to the heart। और बाद में इस ब्लड को कहाँ भेज देते हैं? हार्ट में भेज देते हैं भाई। इसीलिए इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल का मतलब है किडनी। पोर्टल सिस्टम के नाम उस ऑर्गन के नाम पे रखे जाते हैं जिसमें ब्लड आया है। किसमें आया? किडनी में आया तो रीनल पोर्टल सिस्टम। ऐसे ही भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, लीवर है, इन सब, सॉरी लीवर नहीं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को इकट्ठा करके लीवर में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? लीवर में, ताकि अमोनिया और जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको कन्वर्ट किया जा सके। इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। A hepatic portal vein is formed by the conclusion of several branches from the stomach, intestine, spleen, pancreas. It carry blood of all material and its gland laden with the digestive foodstuff to the liver। बोले ब्लड को कहाँ ले जाएंगे? लिवर में ले जाएंगे, जहां पे इसको क्या करें? फिल्टर आउट कर लें भाई। अब है बच्चों ब्लड। बच्चों जो इसका ब्लड है भाई, अब उसके बारे में स्टडी करते हैं।
अब ब्लड में दो मेन कंपोनेंट है, एक तो प्लाज्मा और एक कॉर्पोसल्स। कॉर्पोसल्स और कुछ नहीं है बल्कि भाई क्या है इसकी सेल्स। और जो प्लाज्मा है एक प्रकार का लिक्विड है भाई, जिसमें क्या है बहुत सारा वाटर है और कुछ प्रोटीन्स है। इसको पढ़ लेते हैं। ब्लड सर्कुलेट किस किस चीज का सर्कुलेशन करवाता है ब्लड? न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट मटेरियल का, ऑक्सीजन का, इन सब का क्या करवाता है? सर्कुलेशन करवाता है भाई, है ना। और इसमें प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? लार्जली 90% तो वाटर है, उसमें कुछ परसेंट क्या है? सोल्ट है, डिजोल्व फूड मिल सकता है, यूरिया मिल सकता है, और बहुत सारे क्या है? प्रोटीन्स है। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और फिर उसके बाद सेल्स। सेल्स कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। जो एरिथ्रोसाइट है इसकी से पूछ लेते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं। जैसे इंसानों में जो रेड ब्लड सेल है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, मगर यहाँ पे क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। और ये बाई कन्वेक्स शेप की है। किस शेप की है? बाई कन्वेक्स। इंसानों की है बाई कनकेव। व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? पैथोजेंस को किल करती है। थ्रोम्बोसाइट्स का, प्लेटलेट्स का काम क्या है भाई? ब्लीडिंग को स्टॉप करवाता है। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं इनकी बॉडी में भाई। और दिखाया कुछ नहीं? हार्ट 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 भी हो चुका है भाई इनका। उसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम। बोले जो ब्लड है ना, जब भी कैपिलरीज के अंदर जाएगा तो लीक आउट हो जाता है, और किसकी फॉर्म में आ जाता है? लिम्फ की फॉर्मेशन में आ जाता है। लिम्फ में क्या नहीं मिलती? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती। किसमें? लिम्फ में। तो लिम्फ एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड है ना। और इसके ब्लड में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है भाई, याद रखें ये बात। बोले जो लिम्फ है ना, वो पूरी बॉडी में दौड़ता है, सर्कुलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे दो हर्ट हैं अलग से जो कि लिम्फ को सर्कुलेट करवाते हैं। तो टोटल दो लिम्फ हर्ट मिलते हैं जो कि लिम्फ को क्या करते हैं? पंप करते हैं। फंक्शन क्या है लिम्फ के? सारे सेम फंक्शन है जो कि किसके हैं? ब्लड के। किससे फॉर्मेशन होती है इसकी? लिम्फ की फॉर्मेशन होती है डायरेक्ट ब्लड से ही। ब्लड जब लीक होके कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है टिश्यू में, उसी को क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं भाई। लिम्फेटिक सिस्टम में एक तो आ गया लिम्फ, एक आ गई लिम्फ वेसल्स, एक आ गया लिम्फ हर्ट। टोटल कितने लिम्फ हर्ट हैं? दो। हार्ट वगैरह तो स्टडी कर लिया था, एट्रियल सिस्टम भी कर चुके हैं भाई, ये हो चुके हैं। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, और इसका पूरा जो सिस्टम है वो स्टडी करते हैं। बोले भाई इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम क्या है? नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालना। अब जो फ्रॉग है ना, वो यूरियोटेलिक है। कैसा है? यूरियोटेलिक। यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है, इसकी बॉडी में क्या बनेगा? यूरिया, जिसको वाटर में ऐड करके बाहर निकालते हैं भाई। इसके लिए इसके पास दो तो किडनी है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक है क्लोएका। यहाँ यूरिथ्रा नहीं मिलती, ये बात याद रखें। किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी दो है मगर दोनों प्रिमिटिव टाइप के हैं। ऐसी किडनीज को मीजोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं। इंसानों में मिलती हैं भाई मेटा नेफ्रिक किडनी। और ये इसकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ चिपकी हुई है, पीछे की तरफ है। situated on the either side of vertebral column in the posterior part of the body cavity। एंटीरियर ऊपर, पोस्टीरियर नीचे, नीचे की तरफ और बैक साइड में प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ चिपकी हुई भाई। किडनी आर चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बोले बॉडी में जो मेनली एक्सक्रीशन करवाता है वो कौन करवाती है? किडनी। और ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, डार्क है, रेड कलर की, और बीन शेप स्ट्रक्चर है भाई। हर एक किडनी में बहुत सारी क्या है? नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। लगभग लगभग 2000 क्या मिलती हैं? नेफ्रॉन मिलती हैं हर एक किडनी के अंदर। क्या मिलेंगी? नेफ्रॉन। और बहुत सारी ब्लड वेसल्स मिलती हैं भाई। और यही नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। यही तो किडनी की स्ट्रक्चर बनाती है और यही किडनी का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब देख लो भाई, ये दो किडनी होगी भाई इसकी बीन शेप की। दोनों किडनी से वेस्ट मटेरियल को इसको यूरिन को लेके आएंगी। कौन लेके आएंगे भाई? यूरेटर। कहाँ आएंगी? क्लोएका में आएंगी। कहाँ आएंगी? क्लोएका में। गलती कहा रखा है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्लोएका। क्लोएका में पीछे डोर्सल साइड से आएंगी, और वेंट्रल साइड पे क्या है भाई? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इनका बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। जब क्लोएका को वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालना होता तो टेम्परेरीली कुछ देर के लिए यूरिन को कहां डाइवर्ट कर देती है? यूरिनरी ब्लैडर में डाल देती है। यूरिनरी ब्लैडर तो वेंट्रल साइड पे है, और जो ये यूरेटर एंट्री करती है क्लोएका में, वो कहां से करेंगे? डोर्सल साइड से, पीछे की तरफ से भाई। यूरेटर टोटल कितनी है? दो। हर एक किडनी से ये यूरेटर निकलती हैं भाई, जो कि किसको लेके चली हैं? यूरिन को लेके चली हैं। इट इज फाइन व्हाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। ओपन इनटू द क्लोएका फ्रॉम द डोर्सल वॉल। क्लोएका की डोर्सल साइड से ये एंट्री कर देते हैं क्लोएका में, और सारे सारे यूरिन को रिलीज कर देते हैं क्लोएका के अंदर। मेल फ्रॉग में जो ये यूरेटर है, ये यूरिन के साथ साथ स्पर्म्स को भी कैरी करते हैं, स्पर्म्स का भी ट्रांसफर करवाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनो का मतलब जो यूरिन का ट्रांसफर करवाते हैं, जेनाइटल का मतलब जो स्पर्म्स का भी ट्रांसफर करवाएंगी। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर।
एक ब्लैडर तो है मगर ज्यादा यूजफुल नहीं है, और ये क्लोएका के वेंट्रल साइड पे है। जब भी क्लोएका को कोई और फंक्शन परफॉर्म करना होता है ना, तो यूरिन को ये ट्रांसफर कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं किसकी तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, और कुछ देर के लिए यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर कर लिया जाता है। ए लार्ज ट्रांसपेरेंट बाइलोब थिन वॉल्ड इलास्टिक यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट, है ना। और ये कहाँ है, इट ओपन इनटू द वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोएका, ये क्लोएका की वेंट्रल साइड पे, और डोर्सल साइड से यूरेट्रा आके ओपन होती है भाई। क्लोएका एक बहुत बड़ा चैम्बर है भाई, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग होती है। इन तीनों एक कंबाइंड ओपनिंग को क्लोएका बोलते हैं, और क्लोएका बॉडी के बाहर जाके क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इट रिसीव्स फीकल, जेनाइटल एंड यूरिन, इन सबको ये रिसीव करता है भाई, कॉमन ओपनिंग है। प्रोसीजर ऑफ एक्सक्रीशन, बोले फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, फ्रॉग है ना यूरिया का एक्सक्रीशन करवाएगा। इट एक्सक्रीट यूरिया अलोंग विद वाटर, ये वाटर में यूरिया डाल के यूरिन बना लेता है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है। ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द नेफ्रॉन इन किडनी, ब्लड के अंदर यूरिया था जिसको फिल्टर कर लेते हैं किडनी, तो किडनी में आ गया यूरिया और वाटर। ऑल द वेस्ट इज फिल्टर्ड आउट एंड यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, मतलब ब्लड में जितने भी इंप्योरिटी है उनको तो फिल्टर आउट कर लेते हैं, और जितने भी यूजफुल चीजें उनको वापस ब्लड में डाल देते हैं। द रिमेनिंग फ्लूइड फॉर्म्स यूरिन, जो अब बच गया ना किडनी में मटेरियल, उसी को क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। विच इज कैरिड आउट ऑफ द किडनी, जिसको किडनी से बाहर ले जाएंगे यूरेटर, यूरेटर्स, एंड पास डाउन इनटू द क्लोएका, और कहां जाके ओपन हो जाएंगे, क्लोएका में। इट इज आइदर स्टोर टेम्परेरीली इन द यूरिनरी ब्लैडर, या तो इसको कुछ देर के लिए स्टोर कर ले यूरिनरी ब्लैडर में, या क्लोएका इसको डायरेक्टली कहां डाल देगी, बॉडी से बाहर की तरफ डंप कर दे, रिलीज कर दे भाई। ये था सारा सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए फ्रॉग के पास है ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड, दोनों चीजें पाई जाती हैं, और इसकी बॉडी में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग, बोले फ्रॉग की बॉडी में ब्रेन वगैरह अच्छे से डेवलप हो चुका है। इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हॉर्मोन्स भी काम करते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, और नर्व्स भी हैं, न्यूरॉन वगैरह भी हैं जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लैंड्स पाई जाते हैं, मेजोरिटी में सारी ही ग्लैंड्स हैं जो इंसानों में है, और लगभग लगभग सेम हार्मोन रिलीज करते हैं जो इंसानों की ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। जैसे कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड थायरोक्सिन को, पैराथायराइड पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करती है, थाइमस थाइमोसिन को। इस प्रकार से बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है, यहां से क्वेश्चन भी नहीं आता। उसके बाद है नर्वस सिस्टम, बोले जो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम है उसको डिवाइड कर रखा है बहुत सारे पार्ट्स में। एक तो है भाई इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि भाई जो ब्रेन है ना वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, किसके साथ मिलके, स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलके। तो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी क्या निकली हैं, नर्व निकली है, जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं। ऐसी नर्व जो कि डायरेक्टली ब्रेन से निकलती है उनको तो बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और वो नर्व जो डायरेक्टली कहां से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। अब इंसानों में स्पाइनल नर्व का तो नंबर है 31 पेयर, और क्रेनियल नर्व का नंबर है 12 पेयर, मगर फ्रॉग में ये भी 10 हैं और ये भी 10 हैं भाई, ये चीजें याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है, ये भी 10 पेयर हैं और ये भी 10 पेयर हैं। एक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो प्रकार का हो सकता है। जो नॉर्मली काम करेगा, विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री है, इसके विल पावर के अंडर काम नहीं करता, वो भाई ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहलाता है। जो नॉर्मली काम करेगा, है ना, नॉर्मल सिचुएशन, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जो इमरजेंसी एंड डू एंड डाई सिचुएशन में काम करता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट है ब्रेन, ब्रेन के टोटल 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ब्रेन बॉक्स की मदद से, क्रैनियम की मदद से। तो यहाँ पे एक तो मिलता है ब्रेन बॉक्स, जिसको क्रैनियम बोलते हैं भाई, है ना। अब है ब्रेन के 3 मेन पार्ट, आगे का फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन, लास्ट में है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कुछ मेन पार्ट मिलते हैं भाई, एक तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिलेंगे, और दो ओल्फैक्टरी लोब मिलेंगे, एक डाइएन्सिफेलोन मिलेगा। दो तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट, दो ओल्फैक्टरी लोब है, और एक क्या है, डाइएन्सिफेलोन। एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन तीनों इकट्ठा कर ले, इसी को डाइएन्सिफेलोन बोलते हैं। फिर है भाई मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स हैं, और यहां से एक ऐसे सिस्टम चलता है जो कि फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को आपस में कनेक्ट करवाता है। एक मिनट। इट कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक लोब्स, एक तो इसमें ऑप्टिक लोब्स, दूसरा है करूरा सेरिब्राई, ये थिक बैंड है, नर्व्स है बहुत सारी, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में।
जो इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास है वो मेडुला तक पहुंचाने है, उसको लेके कौन जाएगा? करूरा सेरिब्राई। ये क्या है? नर्व फाइबर्स का एक बैंड है, बहुत सारी नर्व्स इकट्ठा हो चुकी हैं भाई। हिंड ब्रेन में दो ही मेन पार्ट है इसके भाई, एक तो है भाई सेरिबेलम और एक है मेडुला ओब्लोंगाटा। सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। लास्ट में है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मिलती है, व्हाइट कलर की है और इससे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं और बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का। और ये मेनली रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है, ऐसे एक्शन जिनमें ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो उन्हीं को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। बोले स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली का मतलब नीचे की तरफ से एक्सटेंड हो जाती है, मेडुला ओब्लोंगाटा से स्टार्ट होती है और स्कल से बाहर निकलेगी। ये मान लेते हैं किसी की खोपड़ी है भाई, किसी की भी, इस खोपड़ी में स्कल में नीचे की तरफ ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग का नाम है फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओ मैग्नम। ये पूरे स्कल की जो नीचे गर्दन की तरफ ओपनिंग है इसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। यहां से क्या निकलती है भाई? आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, जो किसके अंदर मिलेगी? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मिलेगी। शॉर्ट है, थिक है, सिलेंड्रिकल है और फ्लैट स्ट्रक्चर है, व्हाइट इन कलर है और रिफ्लेक्स सेक्शंस में रोल प्ले करती है भाई। अब है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। इसमें आते हैं नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल। क्रेनियल नर्व वो जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल नर्व वो जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। दोनों की कितनी है? 10-10 पेयर है भाई। ये मिलेंगे सिर्फ हेड पोर्शन में और ये मिलेंगे पूरी बॉडी में। उसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक ऐसे सिस्टम भाई जो कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो कंट्रोल करेगा वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। उसके बाद इसके पास है कुछ सेंस ऑर्गन। बोले एक तो है ऑर्गन ऑफ टच। टेनो रिसेप्टर गलत लिख रखा है भाई, टेंगो रिसेप्टर आता है, ये टेंगो रिसेप्टर है या फिर गलत है भाई। ऑर्गन ऑफ टच, स्किन के अंदर ऐसे रिसेप्टर लगे हुए हैं भाई जो कि टच को रिसीव करते हैं, टच के सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, इनको टेंगो या टेक्टिक रिसेप्टर बोलते हैं भाई। उसके बाद है स्मेल के लिए नोज के अंदर मिलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या मिलेंगे? ओल्फैक्टरी। इसकी जो टंग है उस पे पेप्लिए हैं और उनमें मिलते हैं गस्टेटो रिसेप्टर जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंखें ऑर्गन है ऐसी जो कि भाई लाइट को रिसीव करती हैं, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स मिलते हैं। ईयर, ईयर यहाँ पे दो मेन काम करते हैं, हियरिंग का और बैलेंसिंग का। चाहे इंसान है या फ्रॉग है, कानों के दो काम होते हैं, एक तो ऑडिशन का भाई, ऑडियो वगैरह को रिसीव करते हैं, दूसरा बैलेंसिंग का काम करते हैं। आंखों पे जो ऊपर वाली आईलिड है वो इमूवेबल है, नीचे वाली मूवेबल है और लोअर आईलिड से एक निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन भी निकलती है जो वाटर के अंदर आंखों की सुरक्षा करती है भाई। उसके बाद ईयर, ईयर में अपने पास तो देखो ये ईयर लोब भी है, ईयर कैनाल भी है, फिर ईयर ड्रम आ जाता है, फिर मिडल ईयर है, फिर इनर ईयर है। इसके पास दो ही ईयर के पार्ट हैं, एक इनर ईयर एक मिडल ईयर। मिडल ईयर की ओपनिंग जो बाहर की तरफ है उसको टिम्पेनम या फिर ईयर ड्रम बोलते हैं, यही है बस भाई। बाहर का ये ईयर पिन्ना इनके पास नहीं मिलता। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेनली तो है भाई टेस्टिकल। टेस्टिकल दो हैं टोटल, किडनी के साथ जुड़े हुए हैं और ये भाई स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्म। इट कंसिस्ट ऑफ टू टेस्टिस अटैच टू द किडनी। मिजोरकियम नाम का एक बैंड है, फाइबर है या पेरिटोनियम की लेयर है, फोल्ड है जो कि किडनी के साथ अटैच करवा देता है किसको? टेस्टिकल्स को। सेवरल वासाई फ्रेंसिया एंड ट्यू, दो इसमें यूरिनोजेनेटल डक्ट हैं भाई जो कि स्पर्म को क्लोएका तक लेके जाएंगे। इनको यूरेटर्स भी बोलते हैं, यूरेटर के रास्ते ही स्पर्म्स को क्लोएका तक लेके जाया जाता है भाई। टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जिनमें क्या बनाए जाते हैं? स्पर्म बनाए जाते हैं। और टेस्टिकल ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कलेक्ट करती हैं वासाई फ्रेंसिया और किडनी के अंदर ले जाएंगी। कहाँ ले जाएंगी? किडनी में। और किडनी में बीडर्स कैनाल है, उसके अंदर जाके ओपन हो जाएंगी। तो टेस्टिकल्स का मेन काम टोटल दो हैं, मिजोरकियम की मदद से किडनी के साथ अटैच हैं, बॉडी के अंदर है ना, इंट्रा एब्डोमिनल है। इंसानों में तो स्क्रोटम सैक में होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। यहाँ किडनी के साथ में जुड़े हुए हैं किसकी मदद से? मिजोरकियम की मदद से। एक पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम वो स्किन की लेयर होती है जो हर एक इंटरनल ऑर्गन को कवर करती है। यहीं पे यही स्किन की लेयर क्या करती है? टेस्टिकल और किडनी को आपस में जोड़ देती है भाई। इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। उसके बाद 10 से 12
बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स, बहुत पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि स्पर्म को किडनी के अंदर ले जाते हैं। किडनी के अंदर है अब क्या, बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल में जाके वासा फ्रेंसिया स्पर्म को रिलीज कर देती है। बिडर कैनाल कहाँ है, किडनी के अंदर। अब बिडर कैनाल से स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाता है यूरेटर में, जिसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। ये स्पर्म्स को कहां तक ले जाएगी, क्लोएका तक, और क्लोएका से उनको कहां रिलीज कर दिया जाएगा, बॉडी के बाहर। ये किडनियां भाई किडनियों के साथ अटैच हैं क्या, टेस्टिस, टेस्टिस से स्टार्ट होती है वासाई फ्रेंसिया, ये किसके अंदर एंट्री कर जाएंगी, किडनी के अंदर। किडनी में है बिडर कैनाल, बिडर कैनाल स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं यूरेटर में, ये है यूरेटर। यूरेटर इसको कहां ले जाएगा, डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड ऑफ क्लोएका, और क्लोएका के अपर्चर के रास्ते इसको स्पर्म को कहां रिलीज करवा देते हैं, वोटर में भाई। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोले फीमेल की बॉडी में दो ओवरी हैं, और दोनों की दोनों ओवरी ना तो किडनी के साथ अटैच है, ना किडनी के साथ इनका कोई रिलेशनशिप है। वहीं मेल फ्रॉग में क्या है, दोनों के दोनों टेस्टिकल किडनी के साथ अटैच भी हैं, और किडनी के अंदर स्पर्म्स को रिलीज भी करवाते हैं बिडर्स कैनाल के अंदर। बोले दो ओवरी हैं अटैच टू किडनी, ये बात गलत लिखी हुई है, किडनी के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। सेवरल वासा फ्रेंसिया टू विडक्ट, ये भी गलत है भाई, रुको एक मिनट, शायद स्लाइड ही गलत है ये। हाँ, यहां से शुरू होगी। इसमें दो मेन पार्ट है, ओविडक्ट है और ओवरी है। ओवरी के अंदर बहुत सारे एग डेवलप होते रहते हैं भाई, और ओवरी इन एग्स को बॉडी कैविटी में रिलीज कर देते हैं, किडनी से काफी दूर है। दूर का मतलब ये अटैच नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है किसी भी प्रकार से, ना स्ट्रक्चरली ना फंक्शनली। ओवरी में जो एग बनेगा उसको किसी भी ट्यूब के अंदर रिलीज नहीं करते, बल्कि बॉडी के अंदर जो कैविटी है ना, खाली जगह है, उसके अंदर रिलीज कर दिया जाता है। वहां से एग को रिसीव कौन कर लेती हैं, ओविडक्ट रिलीज कर देती हैं। ओविडक्ट लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनके लास्ट में लंबी सी एक स्ट्रक्चर है जिसको ओविसेक बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एग्स को टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं भाई हम। बाद में यहां से एग को डोर्सल साइड से एंट्री करवा देते हैं, किसमें, क्लोएका में, और क्लोएका का अपर्चर के रास्ते इसको कहां करते हैं, रिलीज, बॉडी के बाहर। ओवरी आर इरेगुलरली से लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर द किडनी, किडनी के आसपास है मगर किडनी के साथ अटैच्ड नहीं है। दे हैव नो फंक्शनल और इंटरनल कनेक्शन विद द किडनी, इनका किडनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ईच ओवरी कंटेन इन्यूमरेबल डार्क राउंड ओवा इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनमें बहुत सारे ओवा जो अलग अलग स्टेजेस पे डेवलप होते रहते हैं भाई। When ripped, the ova are set into the body cavity, जब ये एग या ओवा डेवलप हो जाएगा उसको सेट करते हैं कहां पे, बॉडी कैविटी में, जिससे वहां से उनको ट्रांसफर करते हैं किसमें, ओविडक्ट में। अब आ जाते हैं ओविडक्ट। टोटल दो है, व्हाइट कलर की है, ग्लैंड्यूलर है, लंबी सी है, और कोइल्ड, मुड़ी तुड़ी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। द पोस्टीरियर, एक एंटीरियर साइड है, एक पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब नीचे वाला। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ओविडक्ट आर कॉल्ड ओविसेक, ओविडक्ट का फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है क्लोएका के पास है उसको ओविसेक बोलते हैं। ब्रॉडर पार्ट है, थोड़ा सा वाइडर पार्ट है, इसमें एग्स को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं। और ये लास्ट में कहां जाके ओपन हो जाएगा, क्लोएका में, विच ओपन्स डोर्सली इनटू द क्लोएका, क्लोएका की डोर्सल साइड पे जाके ओपन हो जाते हैं। एग आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन ओविसेक, ओविसेक में एग को रिलीज कर सकते हैं। एक मैच्योर फीमेल एक साथ 2500 से लेके 3000 एग्स को रिलीज करती है एक टाइम पे। अब है फर्टिलाइजेशन। बोले फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल और फीमेल फ्रॉग, फ्रॉग दोनों के दोनों एक साथ आ जाते हैं। फ्रॉग है जो मेल, वो शेलो वाटर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, क्रोकिंग करेगा, आवाज निकालेगा और फीमेल को अट्रैक्ट करवाएगा। जब मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। तुम्हें अगर याद है तो मेल फ्रॉग के फोर लिम्स की जो इंडेक्स फिंगर है उस पे न्यूक्लियल पैड है, कोपुलेटरी पैड है, इसकी मदद से मेल और फीमेल दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। फीमेल अब वोटर के अंदर अपने एग्स को रिलीज कर देगी, वहीं मेल भी उन एग्स के ऊपर स्पर्म को रिलीज कर देता है, और फर्टिलाइजेशन कहां हो जाएगी, वोटर के अंदर हो जाएगी। जब मेल और फीमेल दोनों आपस में जुड़ जाते हैं इसको एम्प्लेक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्लेक्सिस। द मेल माउंट्स अपॉन द बैक ऑफ द फीमेल, बोला मेल है ना फीमेल की बैक के ऊपर माउंट हो जाता है, अटैच हो जाता है। एंड ग्रेस्प हर फर्मली, और फीमेल को पकड़ लेता है भाई। विद द हेल्प ऑफ कोपुलेटरी पैड, किसकी मदद से अटैचमेंट होगी, कोपुलेटरी पैड कहां पे, इंडेक्स फिंगर में, फोरलिम की इंडेक्स फिंगर में, मेल के अंदर। तो जो फीमेल है क्लोएका के रास्ते 2500 से लेके 3000 एग्स को वाटर में रिलीज कर देगी। उसके बाद जो मेल है वो भी अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देगा, किसके ऊपर, एग के ऊपर, और क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां होगी, फीमेल की बॉडी में तो हुई नहीं, वाटर में हुई है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ही वीक में, 1 या 2 वीक के अंदर अंदर फर्टिलाइज्ड एग से निकलते हैं लार्वा। इन लार्वा को बोलते हैं टेडपोल, क्या बोलते हैं, टेडपोल लार्वा भाई। ये फिश लाइक होते हैं, इनके पास टेल नजर आती है भाई, ये भी पढ़ लेते हैं।
डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एक टेडपोल नाम का लार्वा बनता है भाई, जाइगोट डेवलप इनटू टेडपोल लार्वा। ये स्मॉल है, फिश लाइक है ना, और एग से है जो कि बाहर निकलता है। टेडपोल स्विम्स फ्रीली इन द वाटर, ये फ्रीली वाटर में स्विम करता है, इसके पास गिल्स पाए जाते हैं, और ये हर्बीवोर है, ये कार्निवोर नहीं है। अडल्ट फ्रॉग तो कार्निवोर है, ये हर्बीवोर है। इसके पास पैर नहीं पाए जाते, इसके पास टेल पाई जाती है, इसके पास लंग्स नहीं मिलते, इसके पास गिल्स पाए जाते हैं भाई। अब धीरे धीरे है ना मूवमेंट, ये मेटामॉर्फोसिस चलेगी। मेटामॉर्फोसिस का मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। इसके गिल्स को लंग्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी टेल को गायब कर देंगे, इसकी बॉडी पे फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब की डेवलपमेंट करवा देंगे भाई। और ये धीरे धीरे वाटर से निकल के कहाँ जाएगा, मिट्टी पे आ जाएगा और डिस्पर्स हो जाएगा दाएं बाएं कहीं भी, घास के मैदान में या मिट्टी के आसपास कहीं भी क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। इस मेटामॉर्फोसिस में बच्चों आयोडीन का या थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत ज्यादा रोल होता है भाई। सबसे ज्यादा रोल किसका है, आयोडीन का या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का। एग, एग से निकलेगा टेडपोल, टेडपोल में धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो टेल थी, धीरे धीरे हाथ पैर बनने शुरू हो जाएंगे, और बाद में इस टेल को क्या करते हैं, गायब करते हैं भाई। ये था इसका डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन। चैप्टर हो जाता है समाप्त बच्चों। कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, और हम कोशिश करें जल्द से जल्द आपके डाउट को रिजोल्व कर पाए भाई। पेपर के बहुत कम दिन बचे हैं, 21 तारीख को एग्जाम है। किसी भी चैप्टर में तुम्हें डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूरी पूरी कोशिश करें उसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाने की। बच्चों मन लगाए पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।